हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तथा मोस्ट चैप्टर जो सबसे बारह बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम का फेवरेट भी रहा है एग्जामिनरों का। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ गए हैं। चैप्टर नंबर 9, प्रकाश। तो इससे रिलेटेड जितने भी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के और 1 नंबर के जितने भी बनते हैं, तो आज हम इस वीडियो में वो कवर करने वाले हैं। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं। अब आपका टाइम नहीं है कि टाइम वेस्ट किया जाए। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए सीधे सीधे शुरुआत करते हैं। हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको एक डिटेल समझाऊंगा हर एक क्वेश्चन को। इसके समझाने के बाद अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है सब कुछ समझ गए होंगे। मैं कह रहा हूँ 100% इसमें से लगेगा ही लगेगा। अगर नहीं लगा तो जिंदा जला देना मुझे, मैं पक्का ही बता रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के निम्नलिखित, यानी कि क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इतना ही कह सकता है। कभी कभी वो ये कह सकता है परावर्तन के नियम लिखिए, या फिर वो पूरी कंडीशन दे सकता है। तो मैंने इसी क्वेश्चन में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, तो इसी में सारे नियम लिख दिए हैं। तो पहले लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। तो ये है, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है, यानी कि वो जो चिकनाहट होती है, तो उसका जो अधिकांश भाग होता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है, जो प्रकाश जो है किसी चिकने धरातल पर गिरता है तो जिस माध्यम में आता है वो उसी माध्यम में रिटर्न हो जाता है, यानी कि वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो जिस एंगल से वो आया था, जिस माध्यम से, वो उसी माध्यम में उसी एंगल से वापस चला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर मैं आपको एक डायग्राम द्वारा समझाऊं तो देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिए। डायग्राम में देखिए ये कोई धरातल है, ये चिकना है, ये कोई किरण आई। कौन सी किरण? आपतित किरण। ये इस टकराने के बाद जहाँ टकराते हैं वो उसे कहते हैं आपतन बिंदु। ये टकराने के बाद ये जिस जिस एंगल से बनाती है, जितनी तिरछी आई उतनी तिरछी ये चली गई, इसलिए कहते हैं इसे परावर्तित किरण। ये एक हमारा अभिलंब होता है, ये कोण बनाती है बराबर कोण, इधर आई ये आर। क्लियर? अब देखिए, अब देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये इसके 3 नियम हैं इसको ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतित किरण जो आप देख रहे हो, ये वाली आपतित किरण, तथा क्या आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, यानी कि ये वाली जो किरण देख रहे हो परावर्तित किरण, तथा अभिलंब अभिलंब ये वाली, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में एक ही पॉइंट पे होते हैं, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो आपतन कोण, ये वाला जो कोण है, ये इस कोण के बराबर होगा। मैंने अभी बताया था कि जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस चली जाती है। अर्थात आप कह सकते हैं ये कोण जो आई है कोई कोण आर के बराबर होगा। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, कोण आई बराबर होगा कोण आर के। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। यानी कि जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या है और फोकस दूरी में क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। तो चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। जब दर्पण का द्वारक, यानी कि इसका जो दरवाज़ा है द्वारक, वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो दर्पण की फोकस जो दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बस इतनी सी आपको याद रखनी है, आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है तथा इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, कैपिटल या स्मॉल एफ लिख सकते हो, कैपिटल एफ भी लिख सकते हो, R/2 सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं? ये आपका 2 नंबर में बहुत बार पूछा जा चुका, बहुत बार। मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा बार इस चैप्टर का यही पूछा गया है। तो इसमें कहते हैं रेखा आवर्धन की क्या है, इसको समझते हैं। हेरा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष जो है उसके लंबवत रखी कोई वस्तु की जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है तथा वस्तु की लंबाई
के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, स्मॉल m बराबर I बटे ओ जीरो और स्मॉल m बराबर I बटे वी अपॉन यू। तो आपने देखा ये भी m की वैल्यू है, ये भी m की वैल्यू है। तो अगर हम इन दोनों समीकरण 1 और 2 माने जाए तो समीकरण 1 और 2 बराबर करेंगे तो ये इसके बराबर होगा। तो यही मैंने यहाँ लिख दिया है I बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये क्या है, ये I U V क्या है। तो चलिए मैंने आपको यहाँ लिख भी दिया है। ये क्या है, M क्या है, रेखीय आवर्धन, I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। उम्मीद है ये बात आप अच्छे से समझ होंगे। देखिए आप इन चीज़ों को जानते हैं तो भी आपको लिख देना है पेपर में अगर अच्छे मार्क्स पाने हैं। सही है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अब तक पढ़ा था आपने परावर्तन, अब पढ़ेंगे अपवर्तन। तो अपवर्तन के नियम भी लिखने पड़ेंगे। चलिए बहुत अच्छे से समझेंगे जैसे हमने उसे समझा। तो इसमें है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। यानी कि जब कोई प्रकाश पारदर्शी माध्यम में, यानी कि जो पारदर्शी होता है, जो पार होता है उस माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ध्यान रखना वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। क्योंकि जब कोई भी वस्तु एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जाती है तो उसके ऊपर डायरेक्शन चेंज हो जाती है या कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो यहाँ उसका क्या हुआ, अपना मार्ग से वो थोड़ा विचलित हो गया। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आगे है हमारा अपवर्तन के नियम। तो हमने परिभाषा समझी, अब समझेंगे अपवर्तन के नियम। तो इसके भी नियम क्या हैं, देखिए ध्यान से देखिए। नंबर 1, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बिल्कुल वही नियम है जो पहले वाले में अपवर्तन में था। अपवर्तन यानी कि जो परावर्तन में नियम पहला आया था सेम यही है। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। नियत माने स्थिर होता है, यानी कि नो चेंज होता है। ध्यान से समझिए, एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण की ज्या, यहाँ है आपतन कोण की ज्या तथा यह है अपवर्तन कोण की ज्या, आपस में क्या होती है, नियत होती है। तो यहाँ मैंने लिख दिया साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक, यानी कि स्थिर। समझ में आ गई। चलिए अब समझते हैं क्रांतिक कोण की परिभाषा को समझते हैं। क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तन में क्या संबंध है उसको भी समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। हमें कहीं जल्दबाजी नहीं है, हमें एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझते जाना है। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका कि क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध है। क्लियर। तो यहाँ सघन माध्यम से बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का जो मान होता है 90 डिग्री हो, उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यानी कि किसी माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान यदि 90 डिग्री हो जाता है तो उसको ही क्रांतिक कोण कहते हैं। इसके फॉर्मूला क्या है, n बराबर 1/sin c। क्लियर। ये हमारा सघन से क्या था, विरल। जब कोई प्रकाश किरण सघन से आई और विरल में प्रवेश करेगी तो 90 डिग्री का कोण बना के निकलेगी। तो जो 90 डिग्री का कोण बनेगा उसे ही कहते हैं क्रांतिक कोण। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे है हमारी कंडीशन, आगे हमारी जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। देखिए आपकी नज़रों में कुछ है नहीं है, बट मेरी नज़रों में है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। मैं कह रहा हूँ एग्जामिनर के इतने फेवरेट है ये वाला चैप्टर कि बस बूझो मत। हर एक पॉइंट इसका, हर एक पॉइंट, चाहे न्यूमेरिकल ले लो, डाइवर्शन ले लो, थ्योरी ले लो, कुछ भी लोगे आपके सब इंपॉर्टेंट है, चाहे 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो या आपके 6 मार्क्स की डेरिवेशन हो। उम्मीद है समझ रहे होंगे। तो चलिए इसको भी ध्यान से समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। इनके पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे हैं ये तो आपको बताना है, तथा इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो कंडीशन भी आपको बतानी है। तो चलिए पहले हम क्या पढ़ते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस, अब नेक्स्ट देखते हैं, लौट आता है और लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल सेम वही है, समझ में आ गई। तो चलिए अगर कंडीशन की बातें करूँ तो कंडीशन देखिए,
आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, क्योंकि क्रांतिक कोण कितना था 90 डिग्री, इस तरीके से इतना था ना 90 डिग्री, परंतु ये इससे थोड़ा सा और बढ़ गया ये वाली चीज़, तो 90 से ज़्यादा होगी, तो वही कह रहा है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। उम्मीद है इतनी बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि सघन माध्यम से, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। अब जो क्वेश्चन बनता है आगे यह है लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपकी जो है आपके नोट्स में हो या कहीं भी हो बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिख रहेंगे, बट मैंने क्या कर रखा है आसान आसान शब्दों में लिखने की पूरी कोशिश की है, ताकि आपको लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो, पेपर आपका बिल्कुल प्योर 100% अच्छे से जाए। तो चलिए इसको समझते हैं। ये कह रहा है लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लोग कितनी सी डेफिनेशन लिखी, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं या पी से दर्शाते हैं। इसका मात्रक अगर बात की जाए तो मात्रक होता है डायोप्टर, होता है P बराबर 1/f। इसका ये फॉर्मूला हुआ। क्लियर। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या दे रखा है या लेंस के प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। तो लेंस की जो प्रथम फोकस है तो द्वितीय फोकस की हमें दोनों को डेफिनेशन लिखनी है। तो चलिए समझते हैं इसको पहले ध्यान से। ये अगर आप मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये आपके ये क्या मुख्य अक्ष पर स्थित, यानी कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, ये जो दिख रहा है ना ये वाले, वह मुख्य ये एक बिंदु हो गया, से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें, यानी कि ये जो होगी देखो ये रही। अब ये जो एक रेखा है इससे टकराने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, यानी कि जब जैसे टकराएंगे अपवर्तन होंगे, या तो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे सीधी जाएंगी, दो ही कंडीशन होगी। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ ये इसके मुख्य अक्ष के समांतर गई इस तरीके से। देखो ये जा रही, ये सारे इस तरीके से जा रही हैं। कहाँ जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, उसे ही हम प्रथम फोकस कहते हैं। समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाते हैं उसे लेंस के द्वितीय फोकस कहते हैं। अब क्या हुआ, मुख्य अक्ष के गई समांतर चली, अब ये किसी बिंदु से टकराने के बाद ये फोकस पर मिलती हुई नजर आती है। क्या आती है, किसी फोकस पर मिलती हुई नजर आती है, उसे कहते हैं हम द्वितीय फोकस। समझ में आ गई। तो चलिए उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण में क्या संबंध होता है, ये आपको लिखना है। तो इसको भी लिख लेते हैं। चलिए प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुका दो समतल पृष्ठों से घिरा होता। अच्छा, किसी कोण पर झुके दो, ये दो वाला, 1 2 वाला, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तन पृष्ठ या इनके बीच बने कोण को अपवर्तन कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण के लिए आपका फॉर्मूला ये रहा, n बराबर साइन ए प्लस सिग्मा m बटे 2 बटे साइन a बाई 2। समझ में आ गए। अब देखिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण में संबंध, ये बूझ रहा है अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण में संबंध। ये मैंने अच्छी है, ये वाली चीज़ यही थी, ये मैंने आपको समझा दी है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, वर्ण विक्षेपण का कारण लिखिए। जब सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म में गुजारा जाता है तो अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, अर्थात 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उम्मीद है ये भी बहुत ईजी था, सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे है वर्ण विक्षेपण का कारण, यानी कि उसका कारण क्या है ये भी आपको लिखना होगा। तो चलिए उसको बता दें। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है, इसी कारण वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। बहुत सिंपल सी है। अब आगे कोण जो इम्पोर्टेंट है, आगे क्वेश्चन यह कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं। यह प्रिज्म से निकलने वाले विभिन्न रंगों की किरणों में से किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच विचलन कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब आपने फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, उम्मीद है ये आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, बस हो सकता है थोड़ा सा यहाँ रहे। तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए ये थीटा बराबर NV-1 इंटू ए माइनस NR-1 इंटू ए। आप देख रहे हैं ए एक जैसा है तो बाहर निकाल लेते हैं। तो NV-1 बचा, ये माइनस यहाँ क्या बचेगा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस।
तो ये माइनस से प्लस से कट गए, तो एम हमारा बचा थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू में ए। समझ में आ गई। एन वी क्या है, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण, ये क्या है, लाल रंग के लिए विचलन कोण। अगला है आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। सही है, ये था कोणीय विक्षेपण और ये था हमारा वर्ण विक्षेपण। तो ध्यान रखना, डिफरेंस याद रखना। यह है आपका जब श्वेत प्रकाश को एक पतले प्रिज्म से गुजारा जाता है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश है और उसको एक पतले प्रिज्म से गुजारते हैं तो बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच कोणीय जो विक्षेपण होगा तथा मध्यवर्ती किरणों के लिए विचलन कोण के अनुपात को पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। इसे दिखाते W बराबर एन वी माइनस एन आर बटे में होगा एन वाई माइनस का 1। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे देखते हैं हमारा क्या इंपॉर्टेंट बचा है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। ये बोल रहा है किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनने वाले दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के केवल आँख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। अगर आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला पूछा जाए तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है प्रकाशिक यंत्र से प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण पूरे के बटे में होगा आँख से देखने पर वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये 2 से 3 नंबर में आता है। अगर केवल डेफिनेशन पूछता है तो आप डेफिनेशन लिखें, अगर 2 नंबर से ऊपर आ जाता है तो आपको पूरा कंप्लीट कर देना। पर मैं तो आपको ये सलाह दूंगा आप इसे कंप्लीट ही करें। सही है, चाहे आपका 2 नंबर में आए या आपको 1 नंबर में आए या आपको पूरे 8 नंबर का देखने को मिले। क्लियर। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी के मैंने कुछ ये फॉर्मूले आपके लिए लिखे हैं। आप यहाँ से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसे उम्मीद है खुद ही समझ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे बिना किसी देरी के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप कौन सी वीडियो चाहते हो, किस से रिलेटेड चाहते हो, वो मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं आपको उस वीडियो को ला सकूँ आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर स्टूडेंट। अपना ध्यान रखें।